अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शेरी। आज जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द डॉल्स हाउस। दिस प्ले इज़ रिटन बाय हेनरिक इब्सन और ये एक प्रॉपर फेमिनिस्ट प्ले है। यू कैन से इट एज अ फेमिनिस्ट प्ले। ये बेसिकली कहानी है एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी मैरिड फीमेल की जो पूरी लाइफ सफ़र करती है अपने हस्बैंड के टॉर्चर्स को, उसके मस्कुलिनिटी को, उसकी पेट्रियार्कल मेंटालिटी को। बट एट द एंड वो सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ट्रैवल करती है, और जब उसको ये चीज़ें समझ आती हैं कि ऑल हर सेक्रीफाइसेस आर वेस्टेड, तो वहाँ पे शी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हर ओन सेल्फ एंड शी टेक्स अ डिसीजन दैट शी हैज़ टू लीव दिस पर्सन। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी कैरेक्टर्स को एंड इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ईजीली क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। So without any further delay, let's get into the video straight. Introduction of the play. A Doll's House is a three-act drama by Henrik Ibsen, which was published and premiered in 1879. अब जो डॉल्स हाउस है ये हेनरिक इब्सन का प्ले है और पब्लिश कब हुआ था? 1879 में। द प्ले एक्सप्लोर्स द सेक्रीफाइसेस ऑफ नोरा हेल्मर। ये हमारे पास प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले हैं, ये हमारे पास मेन फीमेल हैं जो पूरा का पूरा जो सेंट्रल रोल है जिसके पास, जिसकी मैंने अभी डिस्कस किया कि जो लास्ट पे अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, शी इज़ द फीमेल। द फेलियर ऑफ हर मैरिज एंड हर पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी। A Doll's House discuss the restrictions of gender role in marriage and society, कि मैरिज और सोसाइटी में एक जगह पे जो जेंडर रोल्स हैं वो किस तरह से डिफ़र कर रहे हैं, किस तरह से वो जेंडर रोल्स जो हैं वो सोसाइटी को शेप दे रहे हैं, सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं, सोसाइटी को डायरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि ऑब्वियसली जब पेट्रार्की होगी तो वहाँ पे मेल का होल्ड होगा, मेल का कंट्रोल होगा, एंड जहाँ पे मेल का कंट्रोल होता है वहाँ पे नॉट एवरीवेयर बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ पे फीमेल को स्पेस नहीं दिया जा रहा होता टू फील द वे शी इज़ फीलिंग, टू बी हर ओन सेल्फ। शी हैज़ टू ओबे द मेल। तो यही चीज़ हमारे पास आज के इस प्ले में भी डिस्कस हुई है, एंड ये हमारे पास जो है वो जेंडर रोल्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है। हेनरिक इब्सन इस प्ले में फीमेल के रोल को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास जो है वो है नोरा हेल्मर। अब नोरा हेल्मर जो है वो हमारे पास प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले एंड द वाइफ ऑफ टॉरवल्ड हेल्मर। ये उसके हस्बैंड हैं, वो जो पेट्रार्कल हैं, जो मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा इम्पोज करते हैं ऑल। नोरा जो है वो स्टार्टिंग में बहुत ही एक भोली सी, एक प्लेफुल नेचर की जो है वो फीमेल दिखाई गई है, जिसको दुनिया का कोई इतना ख़ास नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं पता दुनिया को कैसे डील करते हैं, जिसको नहीं पता दुनिया से किस तरह से जो है वो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ये इसका स्टार्टिंग में इमेज है। लेकिन एज सुन एज द प्ले प्रोग्रेसेस हम ये देखते हैं कि नोरा जो है वो समहाउ लिटिल बिट जो है वो वर्ल्डली यू कैन से एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व है। उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए हैं जिनकी बेस पे वो आज प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है। इवन दो वो स्टेप्स उसने तो पॉजिटिव सेंस में ही लिए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे प्रूव्ड टू बी रॉन्ग in the sense of a married female and a female having the responsibility of her husband and all. Basically a female who has to take a step or the value for her own self. एक ऐसी फीमेल जो कि अपनी वैल्यू को समझती है, उसके लिए वो स्टेप्स गलत थे। ओके, the protagonist of the play and the wife of Torvald Helmer. Nora initially seems like a playful, naive child who lacks knowledge of the world outside her home. She does have some worldly experiences, however, the small acts of rebellion in which she engages indicates that she is not as innocent or happy as she appears.
She comes to see her position in her marriage with increasing clarity and finds the strength to free herself from the oppressive situation. कि उसको with the passage of time अपनी शादी में, अपने मैरिज में जो उसका रोल है, जो उसको जगह दी गई है, उसको वो रिकॉग्नाइज करती है and later on she takes a decision for herself and she walks away from her husband and her oppressive marriage. टॉरवल्ड हेल्मर, अब ये नोरा के हस्बैंड हैं. ये वो पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं, बहुत ज़्यादा ओके. जस्ट गिव इट अ रीडिंग एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस. Nora's husband. Torvald delights in his new position at a bank just as he delights in his position of authority as a husband. अब टॉरवल्ड क्या करता है, वो बैंक में जॉब करता है, ठीक है. अब वो अपनी बैंक में जॉब, जो उसकी न्यू पोजीशन उसको मिली है, उस पर उसी तरह से खुश है, उसको उसी तरह से इंजॉय करता है जस्ट एज ही इंजॉयज द अथॉरिटी ऑफ बीइंग अ हस्बैंड. यानी कि वो जिस तरह से बीइंग अ हस्बैंड वो अथॉरिटेटिव फील करता है, सेम एज इट इज़ वो वहाँ भी फील करता है. He treats Nora like a child in a manner that is both kind and patronizing. कि वो नोरा को इस तरह से ट्रीट करता है, एक इस तरह के तरीके से ट्रीट करता है कि जो काइंड भी है, एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है, लेकिन पैट्रनाइजिंग में, यानी कि उसको तमीज़ तहजीब भी सिखाने की कोशिश करता है. वो उसको बताता है कि यहाँ तुम ऐसे नहीं बिहेव कर सकती, यू कैन नॉट ईट कैंडीज, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट हैव द थिंग. बेसिकली वो उसको अपने हिसाब से जो है वो मैनेज करता है. नोरा, he does not view Nora as an equal but rather as a plaything or a doll to be teased and admired. वो नोरा को एक डॉल की तरह ट्रीट करता है या एक प्ले थिंग की तरह, एक खेलने वाली चीज़ की तरह ट्रीट करता है. इन जनरल टॉरवल्ड इज ओवरली कंसर्न विद हिज प्लेस एंड स्टेटस इन सोसाइटी. कि टॉरवल्ड जो है वो ओवरली कंसर्न्ड है अपनी सोसाइटी में, उसका जो मुकाम है उसके हिसाब से और उसकी जो प्लेस है उसके हिसाब से. एंड ही अलाउज हिज इमोशंस टू बी स्वेड हैवली बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, रिस्पेक्ट एंड फियर ऑफ सोसाइटी स्कॉर्न. और वो जो है वो अपने इमोशंस को इस तरह से शेप करता है, इस तरह से डील करता है कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, कि उसमें सोसाइटी में उसकी जो रिस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हो. और वो इस चीज़ से डरता है कि लोग उसको तंज करेंगे, लोग उस पर जो है वो बातें करेंगे, लोग उस पर आवाज़ें कसेंगे. इस चीज़ से वो डरता है. दैट्स वाई ही ट्रीट्स हिज वाइफ लाइक अ प्ले थिंग. कि वो कहता है कि तुम मेरे जो है वो सराउंडिंग्स में या मेरे बिहेवियर में यू हैव टू टेक केयर ऑफ माई रेस्पेक्ट. नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हमारे पास हैं वो बॉब, एमी एंड आइवर. अब ये तीनों जो हैं ये नोरा के छोटे बच्चे हैं. Nora and Torvald's 3 small children. In her brief interaction with her children, Nora shows herself to be a loving mother. कि इस पूरे प्ले में उसके चिल्ड्रंस के साथ बहुत ही कम इंटरेक्शन दिखाया गया, लेकिन जो इंटरेक्शन शो हुआ है उसमें वो एक बहुत ही लविंग मदर के तौर पे सामने आ रही है. When she later refuses to spend time with her children because she fears she may morally corrupt them, Nora acts on her belief that the quality of parenting strongly influences child's development. कि नोरा को ये लगता है कि वो लेटर ऑन उनके साथ टाइम स्पेंड करने से मना कर देती है जस्ट बिकॉज उसको ये लगता है कि वो बच्चों को मॉरली करप्ट कर देगी, वो बच्चों को मॉरली बिगाड़ देगी. इस वजह से वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देती है. अब वी कैन सी दिस कि जो हेल्मर है उसने नोरा को कितना इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि नोरा इज़ इवन डाउटिंग हर ओन पेरेंटिंग क्वालिटीज़. नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारे पास वो है मिसेस लिंड. अब इनका पूरा नाम है क्रिस्टीन लिंड. अब नोरा की बचपन की सहेली हैं ये, और ये कहती हैं कि नोरा जो है वो लाइफ को बहुत ही चाइल्डिश तरीके से देखती है, जबकि इनका जो लाइफ का व्यू है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है. इनका जो लाइफ का व्यू है वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल व्यू है. Nora's childhood friend, Christine Lind, is a practical, down-to-earth woman, and her sensible worldview highlights that Nora's somewhat childish outlook on life कि इनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो somehow हाईलाइट करता है कि नोरा ने ज़िंदगी को बहुत चाइल्डिश तरीके से लिव किया है. ठीक है. मिसेस लिंड अकाउंट्स ऑन हर लाइफ ऑफ पॉवर्टी. वो अपनी गरीबी में गुजरी हुई ज़िंदगी की बात करती हैं. अंडरस्कोर्स द प्रिविलेज नेचर ऑफ लाइफ दैट नोरा लीड्स. कि वो कहती हैं कि नोरा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है. ऑल्सो व्हेन शी लर्न दैट मिसेस लिंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर सिक पेरेंट, whereas Nora abandoned
her father when he was ill, कि वो इसके बारे में भी बात करती हैं कि जो नोरा है उसने अपने बीमार बाप को छोड़ दिया था। लेकिन जहाँ पे मिसेस क्रिस्टीन लिन की बात आती है तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। शी लिव्ड अ पॉवर्टी फुल ऑफ पॉवर्टी, लाइफ फुल ऑफ पॉवर्टी, एंड अलॉन्ग विद दैट शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स। जहाँ पे अगर हम नोरा को कंपेयर करें तो नोरा लेफ्ट हर इल फादर। तो इस वजह से वो ये कहती हैं कि नोरा का जो लाइफ को लेके व्यू है वो बहुत ही चाइल्डिश और नेइव है, यानी कि भोला है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर रैंक। टॉरवल्ड के बेस्ट फ्रेंड हैं और डॉक्टर रैंक को एक डिज़ीज़ है जिसको स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। वो एक फेटल डिज़ीज़ है। उन्होंने जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी डिज़ीज़ की नेचर को एक्सेप्ट किया, एंड ही एक्सेप्टेड कि ही इज़ गोइंग टू बी डेड सून। अच्छा, रीडिंग कर लेते हैं इसकी। टॉरवल्ड्स बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर रैंक स्टैंड्स आउट एज वन कैरेक्टर इन द प्ले हु इज़ बाय एंड लार्ज अनकंसर्न्ड विद व्हाट अदर्स थिंक ऑफ हिम। कि डॉक्टर रैंक जो हैं वो अनकंसर्न्ड हैं इस चीज़ से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। He is also notable for his stoic acceptance of his fate. Unlike Torvald and Nora, Dr. Rank admits the diseased nature literally in his case of his life. कि डॉक्टर रैंक जो हैं वो अपनी डिज़ीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसके नेचर को एक्सेप्ट करते हैं कि वो फेटल डिजीज़ है और वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। फॉर द मोस्ट पार्ट ही अवॉइड्स टॉकिंग टू टॉरवल्ड अबाउट हिज इंटीमेट डेथ आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टॉरवल्ड्स डिस्टेस्ट फॉर अगलीनेस। कि वो टॉरवल्ड से बात नहीं करते अपनी डिज़ीज़ की जो है वो सवेरिटी पे, ये जानते हुए कि टॉरवल्ड को ऐसे अजीब किस्म की बातें करना पसंद नहीं है। तो ये था डॉक्टर रैंक का कैरेक्टर। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं वो हमारे पास है एनी मैरी। अब ये जो हैं हेल्मर्स की नैनी है, यानी कि टॉरवल्ड हेल्मर की और नोरा हेल्मर की नैनी है। ठीक है, इब्सन ने इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया इस चीज़ में, इस प्ले में, लेकिन उसके बावजूद एनी सीम टू बी अ काइंडली वुमन हु हैज़ जेन्युइन अफेक्शन फॉर नोरा। कि वो एक काइंड हार्टेड वुमन है जिनको नोरा के साथ सच में अफेक्शन है। शी हैड टू गिव अप हर ओन डॉटर इन ऑर्डर टू टेक द नर्सिंग जॉब ऑफर्ड बाय नोराज फादर। कि उनको अपनी बेटी को भी छोड़ना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि उनको नोरा के फादर ने जो नर्सिंग जॉब ऑफ़र की थी वो एक्सेप्ट करने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे अब ये जो प्ले है इसमें फेमिनिज़म के साथ साथ हमारे पास इकोनॉमिकल जो नेसेसिटी है या जो पैसे की ज़रूरत है या फिर जो इकोनॉमिकल डिज़ास्टर्स हैं, सोसाइटल क्लासेस हैं, वो भी यहाँ पे शो की गई हैं। और बेसिकली ये कैरेक्टर में अगर हम देखें तो ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है एनी, ये हमारे पास उनकी नैनी है नोरा और हेल्मर की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कैरेक्टर हमारे पास हैं वो है नोरा के फादर। अब नोरा के फादर जो हैं वो प्ले स्टार्ट होने से पहले ही, जब प्ले स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे वो डेथ उनकी हो चुकी थी प्ले स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, द कैरेक्टर्स रेफर हिम थ्रू आउट द प्ले। इवन दो उनकी डेथ पहले हो गई थी और उनका कोई रोल नहीं है, एक्टिव रोल नहीं है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो बार बार उनको रेफर करते हैं प्ले में। दो शी क्लियरली लव्स एंड एडमायर्स हर फादर, Nora also comes to blame him for contributing to the subservient position in her life। कि नोरा जो है बेशक वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है, लेकिन इवन आफ्टर दैट वो उस अपने फादर को जो है वो ब्लेम करती है इस चीज़ के लिए कि जो उसकी आज ज़िंदगी में कंडीशन है वो उसके फादर की वजह से है। So yeah, that's it about the characters of the play The Doll's House. I hope you found this video useful. और अगर कुछ भी confusion, कुछ भी problem है तो you can comment down below, and of course I will try my best to answer all the questions you have. Thank you so much for watching. Do subscribe the channel, like the video, and I will see you in the next one. Stay safe. Bye bye.